तो चलिए शुरुआत करते हैं नए चैप्टर के साथ ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में चैप्टर नंबर है 15। कौन सा भाई? चैप्टर नंबर 15। उसमें चैप्टर नंबर 15 में हम पढ़ेंगे वोल्टेज रेगुलेटर को या रेगुलेशन ऑफ वोल्टेज। पहले तो ये देखिए वोल्टेज रेगुलेशन होता क्या है या वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, उससे थोड़ा सा हम कुछ ही चर्चा करेंगे, बाकी वोल्टेज रेगुलेटरों की चर्चा करेंगे क्योंकि पहले हम इस चीज की चर्चा कर चुके हैं। तो हमारे पास ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का किसका भाई? ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का चैप्टर नंबर 15 है। चैप्टर नंबर कौन सा है भाई? 15। टॉपिक क्या है हमारे पास? वोल्टेज रेगुलेटर। हम पढ़ेंगे वोल्टेज रेगुलेटर्स को। देखिए सबसे पहले ये देखिए, हम वोल्टेज रेगुलेशन ऐसा चाहते हैं। सबसे बेहतर बात तो ये हम यह चाहते हैं कि हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन हो या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन हो, लोड जब कभी भी डाला जाए, लोड डालने पर उसके रिसीविंग एंड पर वोल्टेज में परिवर्तन कम से कम हो। अरे जितना कम होएगा, जितना वोल्टेज का वेरिएशन आउटपुट पर कम होएगा, हमारा वोल्टेज रेगुलेशन उतना ही बेटर होएगा। और जितना वोल्टेज वेरी करेगा, वोल्टेज रेगुलेशन उतना ही खराब होएगा। तो मैं जानता हूं वोल्टेज रेगुलेशन के लिए फार्मूला क्या लिखते हैं? आर बराबर सेंडिंग वोल्टेज माइनस का रिसीविंग वोल्टेज और अपॉन रिसीविंग वोल्टेज और इनटू 100। अब जरा देखिए, मैं इसको इतना लिख सकता हूं, इसमें एक कंडीशन है कि ये मेरे पास सेंडिंग वोल्टेज है, मेरे पास रिसीविंग एंड वोल्टेज है। अब जरा देखिए, मैं यदि इसको इतना लिख दूं वी एस और अपॉन का वी आर करके लिख दूं और माइनस का 1 लिख दूं और इनटू कितना लिख सकता हूं मैं? 100 भी लिख सकता हूं। ये भी मेरे पास परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन है। अब जरा यहाँ पर ध्यान से देखिए, और यहाँ पर ये मेरे पास है सेंडिंग, ये मेरे पास है रिसीविंग। इसका मतलब है बीच में जो वोल्टेज खत्म हुआ है वो किसके कारण हुआ? कम हुआ है। किसके कारण कम हुआ है? लॉसेज के कारण। तो मैं यहाँ पर लॉसेज लिख दूं कितना? आई स्क्वायर आर लिख सकता हूँ भाई। आई स्क्वायर आर लिखूंगा और अपॉन का वी आर और इंटू 100, ऐसे भी लिख सकता हूँ। परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब यदि इसका कौन सा कंपोनेंट है वो इस पर डिपेंड करेगा। जैसे कि मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कौन सा? आई कॉस ओमेगा टी, आई कॉस थीटा और प्लस का कितना लिख सकता हूँ? आई एक्स साइन थीटा। कौन सा लिख सकता हूँ? आई एक्स साइन थीटा और अपॉन का कितना लिख सकता हूँ? वी आर। ये भी एक वोल्टेज रेगुलेशन का क्या होता है भाई? फार्मूला होता। अब जरा एक चीज देखिए, इस दोनों में जितना ज्यादा वेरिएशन होगा, इस दोनों फैक्टरों में जितना ज्यादा वेरिएशन होगा, यहाँ पर लॉस वेरिएशन जब हो सकता है, देखो इसका मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, यदि इसमें वेरिएशन बढ़ेगा तो इसका मतलब ये भी बढ़ेगा। भाई यदि ये बढ़ रहा है वी एस माइनस का वी आर, तो ये भी बढ़ेगा। और ये क्या रिप्रेजेंटेशन दे रहा? ये दे रहा भाई लॉस को। किसको दे रहा है? लॉसेज को। ट्रांसमिशन लाइन में हमारे पास आर कांस्टेंट होता। आर क्या होता भाई? आर कांस्टेंट होता। तो इसका मतलब है यहां से और यहां तक वोल्टेज जितना ज्यादा वेरी करेगा, वेरी करने पर इफेक्ट सबसे ज्यादा करंट पर आएगा। किस पर आएगा? करंट पर आएगा। यदि वोल्टेज रिसीविंग एंड का जितना कम होएगा, उतना ही ज्यादा हमारे पास करंट की वैल्यू होगी। आर तो हमारे पास कांस्टेंट है और करंट की वैल्यू जितना ज्यादा होगी, ट्रांसमिशन लाइन या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में लॉसेज उतने ही ज्यादा होंगे। और जितने ज्यादा लॉसेज होंगे, ट्रांसमिशन लाइन में फॉल्ट होने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। और दूसरी बात, रिसीविंग एंड पर जो पावर होगी वो भी हमें कम प्राप्त होगी। हम चाहते हैं कि हमें आउटपुट पर ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज प्राप्त हो, और उस वोल्टेज को सुधारने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? वोल्टेज रेगुलेशन या वोल्टेज कंट्रोल। सुधारेंगे किसके द्वारा? वोल्टेज कंट्रोल डिवाइसिंग के द्वारा। अब देखिए, हमारे पास दो तरीके की ट्रांसमिशन लाइन होती है। एक तो होती है हमारे पास एसी और एक होती है हमारे पास डीसी। यदि मैं एसी की बात करूं तो एसी, उसमें डीसी की बात करें तो डीसी में हम किसका यूज करते हैं? बूस्टर का। किसका यूज करते हैं भाई? बूस्टर का। बूस्टर होता क्या है, मैं आपको पहले बता चुका हूं, एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि बूस्टर क्या होता है। देखो बूस्टर होता है हमारे पास, मैं सिर्फ अभी डीसी की बात कर रहा हूं। किसकी भाई? डीसी की, क्योंकि डीसी को मैं पहले पढ़ा चुका हूं। बूस्टर क्या होता है? बूस्टर होता है, जैसे मान लीजिए ट्रांसमिशन लाइन है, डीसी जनरेटर होता है। बूस्टर में क्या होता है भाई? डीसी जनरेटर होता है, और ये उसकी फील्ड वाइंडिंग होती है। यहाँ पर देखिए शंट मोटर लगी रहती है। कौन सी मोटर लगी रहती है भाई? शंट
मोटर लगी रहती है। कौन सी मोटर लगी रहती है भाई? शंट। इसको ट्रांसमिशन लाइन के साथ ऐसे जोड़ दिया जाता है। शंट मोटर होती है कौन सी? डीसी शंट मोटर। कौन सी होती है भाई? डीसी शंट मोटर का प्रयोग करा जाता है। अगर ट्रांसमिशन लाइन डीसी की है तो डीसी की मोटर का ही प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे भाई? डीसी की मोटर का। कम्यूटेटर लगाओ, क्योंकि अंदर क्या चाहिए हमें? एसी। एसी से ही नहीं, डीसी क्या चाहिए हमें? डीसी। तो देखिए ये मेरे पास जनरेटर है। जनरेटर, ये वाले जनरेटर की संरचना कैसी होती है? लो वोल्टेज की होती है। कैसी होती है भाई? लो वोल्टेज और हाई करंट के साथ इसका डिजाइन करा जाता है। हाई करंट के साथ इसका डिजाइन करा जाता है। ये मेरे पास इसकी फील्ड बाइंडिंग होती है। क्या होती है? फील्ड बाइंडिंग होती है। और ये दोनों एक दूसरे से मैकेनिकली कपल्ड रहते हैं। कैसे कपल्ड रहते हैं भाई? मैकेनिकली कपल्ड भी रहते हैं। देखिए इसके द्वारा हम क्या करते हैं? डीसी वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं बूस्टर के द्वारा। किसके द्वारा? बूस्टर के द्वारा। या इसको मैं पहले बता चुका हूँ, एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। अब देखिए हम एसी वोल्टेज की रेगुलेशन की बात करते हैं। एसी वोल्टेज रेगुलेटर को एसी के द्वारा ही, कुछ कंपोनेंट है हमारे पास रेगुलेटर्स। तो पहला रेगुलेटर देखिए, पहले कुछ चर्चा देख लीजिए इसके बारे में। पहला देखिए हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं एसी को। एक्साइटेशन कंट्रोल के द्वारा। एक्साइटेशन कंट्रोल। देखिए मैं कहता हूं कि मेरे पास किसी भी जनरेटर में, अब एसी की बात चल रही है, प्योर एसी की ही हम बात करेंगे। एसी डिस्ट्रीब्यूशन, एसी ट्रांसमिशन की ही बात करेंगे। और उसमें मेथड देखेंगे हम किसके द्वारा किसको कंट्रोल करा जा सकता है। एक्साइटेशन कंट्रोल देखिए। देखिए आज के जो हम रेगुलर उसको एसी जनरेटर को प्रयोग करते हैं, अल्टरनेटर आज के ऐसे आ गए जिनमें 8 से 16% तक रिएक्टेंस होता है। कितना होता है? 8 से 16% तक रिएक्टेंस होता है। अब जरा ध्यान से देखिए, जब इतना ज्यादा रिएक्टेंस हो तो शॉर्ट सर्किट के लिए तो हमारे पास फायदा करेंगे। क्या करेंगे? तो शॉर्ट सर्किट के लिए हमारे पास एडवांटेज दे सकते हैं। एडवांटेज हो सकता हमारे पास किसके लिए? शॉर्ट सर्किट के लिए। लेकिन भाई साहब डिसएडवांटेज है किसके लिए? वोल्टेज रेगुलेशन के लिए। वोल्टेज रेगुलेशन के लिए क्या है भाई? डिसएडवांटेज क्या है भाई? डिसएडवांटेज किसके लिए? वोल्टेज रेगुलेशन के लिए। अब जरा देखिए वोल्टेज रेगुलेशन के लिए कैसे। अब यदि ध्यान करिए, ये मेरे पास क्या है? अल्टरनेटर है। यदि जिसका इसका रिएक्टेंस जितना ज्यादा कम होगा तो इसमें जनरेट होने वाला वोल्टेज और यही टर्मिनल पर मिलने वाला वोल्टेज डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि इसका रिएक्टेंस ज्यादा। रिएक्टेंस कम होता तो वोल्टेज ड्रॉप भी कम होता, रिएक्टेंस ज्यादा तो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा। तो आज की डेट में इसके दो फायदे हैं। एक तो एडवांटेज ये है, जितना ज्यादा रिएक्टेंस होगा, जब शॉर्ट सर्किट होगा तो रिएक्टेंस के द्वारा शॉर्ट सर्किट करंट को कंट्रोल करा जा सकता। लेकिन भाई यदि वोल्टेज रेगुलेशन की बात करें तो इसका डिसएडवांटेज ये है कि आउटपुट पर मिलने वाली वोल्टेज रिएक्टेंस के कारण ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप होने से हमें कम प्राप्त होगी। क्या होगी भाई? कम प्राप्त होगी। अब देखिए एक्साइटेशन कंट्रोल, कहीं पर भी आपने लगभग फार्मूला पढ़ा होगा। ईबी का जो फार्मूला होता है, ईबी बराबर होता है के फाई एन। अब यदि यह अल्टरनेटर किससे जुड़ा हुआ है? ग्रिड से जुड़ा हुआ है। तो ग्रिड से जुड़ा होने के कारण एन तो परमानेंट कांस्टेंट ही रहेगा, एकदम फिक्स है भाई। एन कांस्टेंट है और एफ भी हमारे पास कांस्टेंट रहता। एफ और एन दोनों एकदम कांस्टेंट रहते हैं। अब जरा बात देखिए, ये मेरे पास क्या है? फाई। फाई क्या होता है मेरे पास? एक्साइटेशन। क्या होता है भाई? एक्साइटेशन। अब मैं यदि वोल्टेज को कंट्रोल कर सकता हूं तो किसके द्वारा जनरेट कर कंट्रोल कर सकता हूं? फाई के द्वारा। सिर्फ मेरे पास एक कंपोनेंट बचा, कौन सा? फाई। तो फाई क्या है मेरे पास? एक्साइटेशन। अब जरा देखिए एक्साइटेशन, देखिए एक्साइटेशन के द्वारा कैसे कंट्रोल करा जा सकता। एक्साइटेशन हो गया। अब एक्साइटेशन को हम किससे जनरेट करते हैं? मेरे पास अल्टरनेटर है। अल्टरनेटर की फील्ड वाइंडिंग या तो ऐसा हो सकता है डीसी सेल्फ जनरेटर हो सकता है,
या तो डीसी सेल्फ जनरेटर हो सकता, सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर बोलते हैं जिसको, डीसी सेल्फ जनरेटर हो सकता, मतलब कि यदि मैं इसको अल्टरनेटर को जो डीसी प्रोवाइड करवा रहा हूं किस पर, एक्साइटर पर, किस पर, एक्साइटर पर, या तो डीसी सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर से, या फिर मैं कह सकता हूं यदि यही सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग पर यदि मैं क्या रख दूं, परमानेंट मैग्नेट रख दूं, क्या रख दूं, परमानेंट मैग्नेट कर रख दूं, तो यही मेरे पास क्या बन जाएगा, पायलेट एक्साइटर। इसको क्या बोलूंगा मैं, पायलेट एक्साइटर। क्वेश्चन पूछा जा चुका है एक बार कि बताइए परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर को क्या बोला जाता है, तो पायलेट एक्साइटर बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, पायलेट एक्साइटर। डीसी सेल्फ जनरेटर हो सकता है या फिर परमानेंट मैग्नेट जनरेटर हो सकता है जिसको बोलेंगे पायलेट एक्साइटर। अब देखिए यदि कभी मुझे लगा कि ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज में कमी हुई है, लोड बढ़ा है, लोड बढ़ने के कारण करंट की वैल्यू बढ़ेगी, तो मैं उस कंडीशन में क्या करूंगा, एक्साइटेशन को बढ़ाकर आउटपुट की वोल्टेज को कंट्रोल करा जा सकता है, उसको इंक्रीज करा जा सकता है। और जैसे ही वोल्टेज इंक्रीज होगी करंट की वैल्यू कम होगी, लॉसेज घट जाएंगे और वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा प्राप्त करा जा सकता है, वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा प्राप्त करा जा सकता है। दूसरा देखिए स्टैटिक वोल्टेज, ये मेरे पास होते हैं जितने भी हैं, ये आता है डायनेमिक की कंडीशन में। किस में आता है भाई, डायनेमिक की कंडीशन में। कुछ स्टैटिक देखिए, स्टैटिक वोल्टेज रेगुलेटर, पहले देखिए स्टैटिक वोल्टेज रेगुलेटर। कौन सा भाई, स्टैटिक वोल्टेज रेगुलेटर, स्टैटिक वोल्टेज रेगुलेटर। इसमें क्या होता है, थायरिस्टर या ट्रांजिस्टर, रेसिस्टर, ऐसे कंपोनेंटों को हम यूज करते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कंपोनेंट होते हैं उनका यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंटों का यूज करा जाता है जिन रेगुलेटर में, उनको बोला जाता है स्टैटिक वोल्टेज रेगुलेटर। तो स्टैटिक वोल्टेज कुछ रेगुलेटरों की चर्चा करते हैं। देखिए पहला देखिए, तो हम बात कर रहे थे स्टैटिक वोल्टेज रेगुलेटर की। ये स्टैटिक वोल्टेज रेगुलेटर का डायग्राम है, स्टैटिक वोल्टेज रेगुलेटर में टेल नाम का होता है। किसका भाई, टेल। देखिए ये मेरे पास अल्टरनेटर, ये क्या है भाई, अल्टरनेटर। ये है मेरे पास इसका एक्साइटर, क्या है भाई ये, एक्साइट। ये है मेरे पास अल्टरनेटर, ये है मेरे पास एक्साइटर। ये है मेरे पास डीसी जनरेटर जिसके द्वारा मैं इसको एक्साइट कर रहा हूं। ये है मेरे पास डिफरेंशियल कोयल, डिफरेंशियल रिले। ये है मेरे पास एसी मैग्नेट, ये है मेरे पास लीवर, ये है मेरे पास सीटी और पीटी के लिए एसी मैग्नेट। ये है भाई डीसी मैग्नेट। कौन सी है ये, डीसी मैग्नेट, क्योंकि किससे कंट्रोल हो रही है ये, इससे, डीसी जनरेटर से। ये है मेरे पास एसी मैग्नेट। कौन सी है भाई, ये एसी मैग्नेट। अब जरा देखिए इसमें ज्यादा आपको कुछ नहीं समझना, बस इतना ध्यान रखिए हम इसके द्वारा कंट्रोल कैसे करते हैं। ये है देखो मेरे पास ट्रांसमिशन लाइन के आर फेज, वाई और बी, ये तीनों फेज हैं। मुझे वोल्टेज यहाँ पर कंट्रोल करनी है। ये कंट्रोल के साथ साथ प्रोटेक्शन का भी काम करता है। देखिए कैसे, ये डिफरेंशियल रिले है। डिफरेंशियल रिले क्या काम करती है, एक बार में इसकी एक ही कोयल एक्साइटेशन में होती है। ये वाली कोयल मान लीजिए T1 है और ये वाली T2 है। इसकी ये वाली कोयल किस में है, एक्साइटर कंडीशन में। तो इस प्लंजर को अपनी तरफ नीचे की तरफ खींच के रखती है। ये इसके नीचे आता, ये इसको अपनी तरफ खींच के रखेगी। ये दोनों कॉन्टैक्ट खुले हुए रहेंगे। कैसे रहेंगे, कॉन्टैक्ट खुले हुए। देखिए पहले यहां से समझिए, मान लीजिए कि हमारा इस समय नॉर्मल कंडीशन में हम उसको डिस्ट्रीब्यूटर में हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या जा रही है, पावर जा रही है। तो पावर हम जो एक्साइटेड डीसी जनरेटर के द्वारा
एक्साइटर को एक्साइट कर रहे हैं, वो एक रेसिस्टिव पाथ के द्वारा कर रहे हैं। ये रियोस्टेट है। ये क्या है भाई? रियोस्टेट। क्या है भाई? रियोस्टेट। क्या है भाई? ये रियोस्टेट। इसके द्वारा कंट्रोल कर रहे हैं। यदि देखो मैं इसको ऐसे कर दूं, किसको, यदि मैं इस रियोस्टेट को हटा दूं, यदि मैं इसको ऐसे लगा दूं, किसमें, बिल्कुल एकदम ऐसे सीरीज में लगा दूं, तो ये जो डीसी जनरेटर की सारी करंट है वो सीधी एक साथ फ्लो होने लगेगी बहुत ज्यादा। तो एक्साइटर क्या काम करेगा? इससे एक्साइटर से ज्यादा करंट फ्लो होने लगेगी। एक्साइटर से जो ज्यादा करंट फ्लो होगी तो क्या होगा? एक्साइटर ज्यादा एक्साइटेड होगा और वो वोल्टेज और ज्यादा जनरेट करेगा, और ज्यादा वोल्टेज जनरेट करेगा, अल्टरनेटर की आउटपुट मिलेगी हमें और ज्यादा। तो यही कॉन्सेप्ट लगेगा। देखिए ऐसा होता है जब ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज लो होती है, जो वोल्टेज हमारे पास नॉर्मल है उस पर चल रहा है, तो काम बिल्कुल जैसे इसमें रिले दिखाई गई है ना ही तो ये ऑपरेट होगा, बाकी सभी किसी भी मोमेंट में नहीं रहेंगे। अब मान लीजिए कि वोल्टेज ड्रॉप बढ़ा वोल्टेज ड्रॉप बढ़ गया, तो जैसे ही वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा इसमें लाइन में करंट की वैल्यू बढ़ेगी, और करंट की वैल्यू बढ़ेगी तो इसमें पीसी और क्या नाम है, पीटी और सीटी दोनों एक्साइटेड होंगे। और जैसे ही पीसी और सीटी, पीटी और सीटी दोनों एक्साइटिंग होंगे तो ये एसी मैग्नेट काम करेंगे। एसी मैग्नेट काम करेंगे तो प्लंजर अपनी तरफ खींचेंगे, और प्लंजर जब अपनी तरफ खींचता है तो ये दोनों शॉर्ट हो जाते हैं, और जब ये दोनों बाइसेप शॉर्ट हो जाते हैं तो इनके शॉर्ट होने से यहाँ से करंट ऐसे फ्लो होती है, और इस डिफरेंशियल रिले का ये वाला भी प्लंजर एक्साइटेड हो जाता है। और जब ये वाला प्लंजर, देखो इसका फ्लक्स और इसका फ्लक्स दोनों विपरीत डायरेक्शन में होते हैं। अभी यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप जब कम था, जब ये वाला एक्साइटेड था, ये अपनी तरफ खींचे हुआ था इसको। अब जैसे ये एक्साइटेड होगा ये भी मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करेगा, इसका पहले था, दोनों एक दूसरे को डीमैग्नेटाइजेशन करेंगे। ये वाला कंपो, ये हमारे पास लीवर ऊपर की तरफ खींच जाएगा, क्योंकि ये डीमैग्नेटाइजेशन होगा, इसका मैग्नेटिक इफेक्ट खत्म, ये ऊपर की तरफ जाएगा। ऊपर की तरफ जैसे ही कॉन्टेक्ट जाएगा यहाँ पर आकर, तो ये रियोस्टेट क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। और जैसे ही शॉर्ट सर्किट होगा इस जनरेटर की सारी करंट यहाँ से जाने लगेगी एक्साइटर से, और जैसे ही करंट ज्यादा से ज्यादा एक्साइटर से जाएगी इसकी फ्लक्स की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि फ्लक्स प्रीपोर्शनल टू किसके है? यहाँ पर आई के। और जब कंडीशन बनेगी फ्लक्स प्रीपोर्शनल टू आई की, तो इसका मतलब यह हुआ यहाँ पर मिलने वाला वोल्टेज क्या होएगा? ज्यादा होएगा। तो जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था, क्योंकि मेरे पास मैंने इक्वेशन लिखी थी, ईबी बराबर क्या होता है? के फाई एन। कितना होता है भाई? के फाई एन। एन मेरे पास कांस्टेंट है, तो जब फ्लक्स बढ़ेगा यहाँ से करंट यहाँ से करंट ज्यादा फ्लो होगी तो फ्लक्स बढ़ेगा, और फ्लक्स बढ़ेगा तो अल्टरनेटर की आउटपुट वोल्टेज क्या होगी? बढ़ेगी। और जब आउटपुट वोल्टेज बढ़ेगी तो क्या करा जा सकता है कि जितना भी वोल्टेज ड्रॉप हो उसको कम करा जा सकता है। तो ये वोल्टेज ड्रॉप को मिनिमाइज करने की एक बेहतरीन मेथड है, लेकिन हम इसका यूज एक लिमिटेड वे पर करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा कॉस्टली होता। दूसरी विधि देखिए, और बाकी इसमें कुछ ऐसा नहीं है। ये कैपेसिटर इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि जब ये वाले कैपेसिटर, इसीलिए ये कैपेसिटर इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि जब हम इसको किसको कॉन्टेक्टर को खोलते हैं या लगाते हैं तो चिंगारी खोलते समय होता है। वैसे तो ये खोलते समय जब हम लगाते हैं तो इंडक्टिव इफेक्ट होता है इसमें, तो क्या होता है? चिंगारी जनरेट होती है, उस चिंगारी को डिफ्यूज करने के लिए कैपेसिटर का प्रयोग करा जाता है। बाकी आपको इतना नहीं जानना, इतना ही याद रखना किसका प्रयोग करा जाता है। डिफरेंशियल रिले का शॉर्ट सर्किट कंडीशन याद रखनी है। सीटी और पीटी क्या मैग्नेट होती हैं? दो। ये होता हमारे पास स्टैटिक रेगुलेशन मेथड। अब जरा आगे देखिए, एक मेथड होता हमारे पास ऑफ लोड टेप चेंजिंग ट्रांसफार्मर। ऑफ लोड टेप चेंजिंग ट्रांसफार्मर, हम ट्रांसफार्मर में टेप चेंजिंग जो करेंगे वो ऑफ लोड की कंडीशन में करेंगे, इसलिए उसको क्या बोला गया है? ऑफ लोड टेप चेंजिंग ट्रांसफार्मर। ऑफ लोड टेप चेंजिंग ट्रांसफार्मर। ऑफ लोड टेप चेंजिंग ट्रांसफार्मर। देखिए
ये ट्रांसफार्मर की मान लीजिए प्राइमरी वाइंडिंग है। मैंने नॉर्मल कंडीशन के लिए टेपिंग इस प्रकार करी है कि ये मेरे पास वो टेपिंग है जो नॉर्मल वोल्टेज के लिए चल रही है। मैंने टेपिंग को और बढ़ाया, फिर ऐसे बढ़ाया, फिर ऐसे बढ़ाया। यहाँ पर टर्मिनल ये, यहाँ पर टर्मिनल ये, यहाँ पर टर्मिनल ये, यहाँ पर टर्मिनल ये, और ये मैंने कर दिया ऐसे। ठीक, ये मेरे पास है सेंडिंग वोल्टेज Vs, ये मेरे पास है रिसीविंग वोल्टेज Vr। ठीक, अब जरा देखिए टेप चेंजिंग ट्रांसफार्मर में क्या करा जाता है। मान लीजिए फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। वोल्टेज कहां से प्राप्त होगा? V4 का ज्यादा है भाई, V3 का उससे भी ज्यादा है, V2 का उससे ज्यादा है, सबसे कम किसका है? V1 का। लेकिन यहाँ पर ऐसा है, जब कभी भी देखिए, ये तो सीधी बात है, आप भी जानते होंगे कि यदि यहाँ पर वोल्टेज कम है तो टेपिंग यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन में थोड़ी सी वोल्टेज की और ज्यादा की रिक्वायर्ड हुई तो टेपिंग 2 पर, और ज्यादा की रिक्वायर्ड पड़ी तो 3 पर, और ज्यादा हुआ तो 4 पर। तो वोल्टेज रेगुलेशन यहाँ सिर्फ टेप चेंजिंग के द्वारा ही क्या करा जा सकता है? आउटपुट वोल्टेज को चेंज करा जा सकता है। जैसे जैसे वोल्टेज की रिक्वायर्ड होगी, ज्यादा करंट बढ़ेगी तो हम वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं सीधा सीधा किसके द्वारा? टेप चेंजिंग के द्वारा। लेकिन यहाँ पर एक परेशानी है कि यह हमेशा नो लोड पर ही यूज करा जाता है। नो लोड पर इसलिए यूज करा जाता है क्योंकि जब यहाँ से हम टेप चेंजिंग करते हैं तो टेप चेंजिंग करते समय क्या होता है? आर्क जनरेट होता है, और आर्क जनरेट क्या कर सकता है? इन कॉन्टैक्टर को फूंक सकता है। इसीलिए टेप चेंजिंग करते समय हम क्या करते हैं? लोड को ऑफ कर लेते हैं। इसीलिए इस कंडीशन को बोला जाता है ऑफ लोड टेप चेंजिंग ट्रांसफार्मर वोल्टेज रेगुलेटर। इसी कंडीशन को दूर करने के लिए एक दूसरा मेथड हम यूज करते हैं जिसका नाम है ऑन लोड टेप चेंजिंग ट्रांसफार्मर। इसी को बना लीजिए ऑन लोड टेप चेंजिंग ट्रांसफार्मर। ऑन लोड टेप चेंजिंग ट्रांसफार्मर। कौन सा भाई? ऑन लोड टेप चेंजिंग ट्रांसफार्मर। मान लीजिए टेपिंग यहाँ पर है, यहाँ पर भी है। ये देखिए, यहाँ पर भी टेपिंग करी जा सकती है। ये मान लीजिए एस ए है, ये मान लीजिए एस बी है। देखिए ऑन लोड कैसे करी जाती है। इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? ऑन लोड टेप चेंजिंग ट्रांसफार्मर वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर देखो कैसे करते हैं। मान लीजिए कि ये मेरे पास लोड पर है, लोड लगा हुआ है। लोड लगे होने की कंडीशन में करंट यहाँ पर दो भागों में डिवाइड हो सकती है भाई, एक इधर से जा सकती है, एक इधर से जा सकती है। पहली कंडीशन देखिए, मान लीजिए मुझे वोल्टेज, मेरे पास वोल्टेज रेगुलेशन घटा तो वोल्टेज रेगुलेशन बढ़ा, यहाँ करंट की रिक्वायर्ड बढ़ी, यहाँ पर वोल्टेज की रिक्वायर्ड बढ़ी। वोल्टेज की रिक्वायर्ड जैसे ही लोड बढ़ा तो क्या हुआ? वोल्टेज कम हुआ, करंट बढ़ी। तो करंट बढ़ने के कारण क्या करते हैं? एक स्विच को कॉन्टैक्टर से लगा के रखते हैं। अब मुझे क्या काम करना है? आउटपुट वोल्टेज ज्यादा इंक्रीज करना है। तो आउटपुट वोल्टेज को इंक्रीज करने के लिए मैं इस वाली टेपिंग, देखो यदि मेरे पास ऐसे टेपिंग लगी हुई है तो मैं उसको लगा के रखूंगा, और एसबी टेपिंग को क्या काम करूंगा? ऊपर करूंगा। मान लीजिए मैं एसबी, मैंने वोल्टेज बढ़ाने के लिए इसकी टेपिंग को मैं यहाँ पर लिया है और यहाँ पर लाकर कॉन्टैक्ट लगा दिए। ये वाली कंडीशन इस समय नो लोड की में है, ये लोडेड कंडीशन में। अब ये नो लोड की कंडीशन में मैंने क्या काम करा? इसको इससे जोड़ दिया। यहाँ पर ना ही तो चिंगारी जनरेट होने का मतलब है और ना ही वोल्टेज ज्यादा करने का, आर्क वोल्टेज का। क्यों नहीं है? क्योंकि इधर लोड नहीं है, करंट तो हमारी भाई इधर से पास हो रही है, करंट अभी इधर से पास हो रही है, इधर से पास नहीं हो रही। तो जब ये मैं इस कंडक्टर को जोड़ दूंगा और जब मैं इसको हटाऊंगा तो करंट इधर से फ्लो होने लगेगी और यहाँ पर आर्क जनरेट होगी नहीं, क्योंकि कंडक्टर मेरे पहले से ही लगे हुए हैं।
कॉन्टैक्टर मेरा पहले से ही लगा हुआ है, और यदि मैं चाहूंगा कि मुझे और क्या नाम और वोल्टेज अप करना है तो इस कॉन्टैक्टर को ऐसे ही लगा रहने दूंगा, इसको मैं कहाँ लगा दूंगा, ऊपर वाली साइड पर लगा दूंगा और फिर इसको हटा दूंगा। तो इसका मतलब यह हुआ मैं एक बार में एक ही कोई से भी कॉन्टैक्ट उसको टेपर को लगा के रखूंगा, क्योंकि करंट का फ्लो बराबर होता रहना चाहिए, क्योंकि जब मैं दूसरे कॉन्टैक्टर का बदलूंगा तो उस समय उसमें आर्क जनरेट ना हो। तो ये कंडीशन बेटर होती है और अच्छी ज्यादा होती है, इसी का हम बहुत जगहों पर यूज करते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है ऑन लोड टेप चेंजिंग ट्रांसफार्मर। इसका नुकसान यह है कि यहाँ पर दो बाइंडिंगों की जरूरत पड़ती है, आउटपुट पर दो बाइंडिंगों की जरूरत पड़ती है। इसी में देखिए एक हमारे पास होता है ऑटो ट्रांसफार्मर। कौन सा होता है भाई? ऑटो ट्रांसफार्मर वोल्टेज रेगुलेटर। ऑटो ट्रांसफार्मर वोल्टेज रेगुलेटर। देखिए ऑटो ट्रांसफार्मर वोल्टेज रेगुलेटर, देखिए ये बहुत ही सिंपल विधि है। अब मेरे पास यहाँ पर सेंडिंग वोल्टेज है, यहाँ से मैं रिसीविंग एंड वोल्टेज प्राप्त कर सकता हूँ, यहाँ से अलग अलग तरीके से मैं वोल्टेज प्राप्त कर सकता हूँ। कौन सी भाई? आउटपुट वोल्टेज। देखिए यदि मुझे क्या करना है, टेप चेंज करना है, मुझे अपनी टेपिंग चेंज करनी है। क्या करनी है भाई? टेपिंग चेंज करनी है। तो देखिए कैसे चेंज करूंगा। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पर टेपिंग करनी है, यहाँ पर टेपिंग थी, मुझे ऊपर ले जानी है, तो जिस समय मैं टेपिंग को चेंज करूंगा उस समय इस स्विच को शॉर्ट कर दूंगा। क्यों कर दूंगा? क्योंकि करंट इधर से पास होने लगेगी, और जब करंट इधर से पास होने लगेगी तो यहाँ पर करंट का इफेक्ट कम, और मैं इसको टेप को चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि करंट की वैल्यू ज्यादा होगी तो यहाँ चॉपिंग होती। तो चॉपिंग से बचने के लिए क्या काम करा जाता है, इसको शॉर्ट कर दिया जाता है, और जैसे ही कनेक्ट हो जाता है इसको ओपन कर दिया जाता है, क्योंकि अब करंट का फ्लो ऐसे होने लगेगा। जब जिस समय यहाँ पर इसको टेप चेंज करा जाता उस समय इसको शॉर्ट रखा जाता। तो अब हम बात करते हैं उन वोल्टेज रेगुलेटरों की, जो मैं यहाँ पर सिर्फ चित्र इंपोर्टेंट है, बोल सकता बताइए क्या है। तो ये ऑटो ट्रांसफार्मर वोल्टेज रेगुलेटर का सिंबल है। अब बात करते हैं जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में वोल्टेज रेगुलेटर यूज करे जाते हैं, उनमें पहला वोल्टेज रेगुलेटर है बूस्टर। तो बूस्टर को पढ़ते हैं। कौन सा होता है भाई? बूस्टर। ये मोस्ट है भाई, बूस्टर का सबसे ज्यादा हम यूज ही करते हैं। ये एसी के लिए बात चल रही है, डीसी के लिए नहीं, एसी के लिए, सिर्फ एसी की ही चर्चा कर रहा हूं मैं। तो देखिए बूस्टर ट्रांसफार्मर को कैसे यूज करा जाता है। तो बूस्टर देखिए, बूस्टर कैसे होता है और कैसे हम उसको ट्रांसमिशन लाइन में यूज करते हैं। ट्रांसमिशन लाइन में किसमें भाई? ट्रांसमिशन लाइन में किसका यूज करते हैं भाई? बूस्टर का। देखिए बूस्टर का कैसे यूज करा जाता है। मान लीजिए ये मेरे पास ट्रांसफार्मर की, मेन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है। किसकी वाइंडिंग है? प्राइमरी वाइंडिंग है। ये मेरे पास मेन ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग है। मैंने इसको टेप चेंजिंग के द्वारा कुछ ऐसे प्रोवाइड करवा दिया है, ठीक। अब क्या करा जा रहा है, देखिए मैंने एक शंट वाइंडिंग लगाई कि मैं चाहता हूं कि मुझे वोल्टेज प्राप्त हो, जो रेगुलेटिंग वोल्टेज, मैंने एक रेगुलेटिंग वोल्टेज लगाया जिसके द्वारा मैं क्या काम करूंगा, और एक मैंने वाइंडिंग लगाई ऐसे, और मैंने इस रेगुलेटिंग वोल्टेज से इसको सप्लाई दी और इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया। ये मेरे पास कहलाता है बूस्टर ट्रांसफार्मर। जो वोल्टेज को बूस्ट करेगा इसको बोला जाता है बूस्टर ट्रांसफार्मर। इसको बोला जाता है रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर।
कौन सा भाई? रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर। याद रखना है कि बताइए एसी ट्रांसमिशन लाइन में वोल्ट बूस्टर ट्रांसफार्मर को सप्लाई कहाँ से मिलती है? तो भाई साहब सप्लाई रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर के द्वारा दी जाती है। रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर क्या करेगा? बूस्टर ट्रांसफार्मर को सप्लाई देगा। देखिए कैसे काम करेगा। देखो यदि मान लीजिए कि लोड बढ़ा तो वोल्टेज ड्रॉप घटा, तो यहाँ से करंट की वैल्यू बढ़ेगी, और जब करंट की वैल्यू बढ़ेगी तो करंट की वैल्यू इधर भी जाएगी। पक्का भाई, करंट वैल्यू इधर भी बढ़ेगी, और जैसे करंट की वैल्यू इधर बढ़ेगी तो इसका फ्लक्स बढ़ेगा, इसका फ्लक्स बढ़ेगा तो इसका भी फ्लक्स, वो आउटपुट वोल्टेज बढ़ेगा, क्योंकि डिपेंडेंट वोल्टेज ही किस पर है? तो ट्रांसफार्मर की इक्वेशन क्या पढ़ते हो? E बराबर के फाइव 4.445 एम, कितना पढ़ते हैं? 4.445 एम और इंटू एफ इंटू एन। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक की म्यूचुअल फ्लक्स है, ये वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा है, तो फ्लक्स बढ़ेगा तो भाई वोल्टेज बढ़ेगा, और वोल्टेज बढ़ेगा तो ये किसको देगा? बूस्टर ट्रांसफार्मर को देगा, और जो बूस्टर ट्रांसफार्मर को देगा, और ये किसकी जनरेट वोल्टेज, किसमें वोल्टेज जनरेट करेगा? इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग में, और वो किसके साथ जुड़ी हुई है? ट्रांसमिशन लाइन के सीरीज में जुड़ी हुई है। किसके सीरीज में जुड़ी है? ट्रांसमिशन लाइन के सीरीज में जुड़ी हुई है। तो बूस्टर ट्रांसफार्मर क्या काम करेगा? ट्रांसमिशन लाइन के वोल्टेज को इंप्रूव करेगा। क्या करेगा भाई? इंप्रूव करेगा, और वोल्टेज रेगुलेशन को बेटर करेगा। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड है। कौन सा भाई? सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड है। सबसे इसमें बेटर बात यह है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ये है कि इसका आउटपुट का वोल्टेज इस पर डिपेंड नहीं करता है। आउटपुट का वोल्टेज देखिए, चाहे आप आउटपुट को बढ़ाओगे या घटाओगे, इससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर यदि इनपुट के इस पर आउटपुट के वोल्टेज, इस पर आउटपुट के वोल्टेज पर डिपेंड करता, लेकिन इसके आउटपुट पर डिपेंड नहीं करता। यदि मैं कहूँ इसको इनपुट कहूँ कि इनपुट ये है और आउटपुट ये है, तो ये सिर्फ आउटपुट वोल्टेज पर डिपेंड करेगा, लेकिन यहाँ पर इनपुट पर डिपेंड नहीं करेगा। आप इसको बढ़ाइए घटाइए कुछ भी करिए, ये अपने अनुसार ही वेरी करेगा। ये जब वेरी करेगा जब यहाँ पर फ्लो होने वाली करंट वेरी करेगी। ये जब वेरी करेगा जब यहाँ पर फ्लो होने वाली करंट वेरी करेगी। तो ध्यान रखिए, जब यहाँ पर करंट की वैल्यू बढ़ेगी तो करंट यहाँ पर भी बढ़ेगी, फ्लक्स बढ़ेगा, और फ्लक्स बढ़ेगा वोल्टेज बढ़ेगा, और वोल्टेज ये मेरे पास बूस्टर को देगा, और बूस्टर किस में लगा हुआ है? सीरीज में होगा। घटे हुए वोल्टेज की क्या करेगा? फिर ये पूर्ति करेगा, किसके द्वारा? रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर के द्वारा। पूछा जाता है कि बताइए बूस्टर का सहायक अंग कौन सा है? तो रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर। तो रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर और बूस्टर ट्रांसफार्मर का दोनों का प्रयोग करके हम क्या करते हैं? ट्रांसमिशन लाइन के वोल्टेज रेगुलेशन को मिनिमाइज करा जाता है। अब देखिए आगे।